हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अलग अलग 4 ब्लॉक्स में अरेंज करा हुआ है, क्लासिफाई करा हुआ है, जिसमें और उनको उस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी ऑर्बिटल में जाता है। सो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जब हमने एलिमेंट्स को उन 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई कर दिया हुआ है, on the basis of 4 blocks, the elements can be classified into following 4 journal types. उन 4 ब्लॉक्स के बेसिस पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक के बेसिस पे एलिमेंट्स को हमने फर्दर आगे 4 जर्नल टाइप्स में क्लासीफाई करा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। वो जर्नल टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट है नोबल गैसेस, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, थर्ड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड फोर है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो नोबल गैसेस क्या होती हैं? द नोबल गैसेस आर फाउंड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इन ग्रुप 18। नोबल गैसेस होंगी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके एंड में जो ग्रुप 18 है उसमें पाई जाएंगी। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेंडॉन, ये सारी क्या है? नोबल गैसेस है। और इस हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी जो नोबल गैसेस हैं इनमें फील्ड क्या है? एस एंड पी ऑर्बिटल्स। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 होगी सिर्फ। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो जिसकी वजह से इसमें एस ऑर्बिटल, हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी जो नोबल गैसेस हैं उसमें एस ऑर्बिटल भी फिल होगा और पी ऑर्बिटल भी फिल होगा। और उनकी जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो है NS2 NP6। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जो हर एक पीरियड में क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो लेकिन इनकी जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या है? फिल्ड है। जो ये नोबल गैसेस हैं इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? फिल है। चाहे इनकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में दोनों में जाते हैं, लेकिन हर एक की वैलेंस शेल जो वो क्या है? फील्ड है। इस पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो हर एक में आउटर मोस्ट शेल में पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और हीलियम में एस ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे? जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती है? कम्प्लीटली स्टेबल होती हैं और केमिकली इनर्ट होती हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ऑर्डिनरी कंडीशंस देखा जाए तो नोबल गैसेस में इनकी आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है। ये क्या है? अपने आप स्टेबल हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल में कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कम्प्लीटली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल होंगे तो मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते वो क्या होते हैं? इनर्ट, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो इसलिए नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। और इनको नोबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या होते हैं? स्टेबल होती हैं। सबसे क्या है? ये अलग है। इनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फील्ड है। हीलियम को छोड़ के बाकी सारे में एस और पी ऑर्बिटल्स दोनों में फील्ड होते हैं, और सिर्फ हीलियम में क्या होते हैं? सिर्फ एस ऑर्बिटल्स जो है वो फील्ड होती हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। और नोबल गैसेस किस ग्रुप में होती है? ग्रुप 18 में। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन से आएंगे? एस और पी ब्लॉक जो दोनों एलिमेंट्स है वो किस में आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आएंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक विद एक्सेप्शन ऑफ द नोबल गैसेस आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जितने भी जो एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक में नोबल गैसेस को छोड़ के, क्योंकि नोबल गैसेस को अलग ही ग्रुप दिया हुआ है, बाकी जितने भी जो एस ब्लॉक के 2 जो यहाँ पे थे लेफ्ट साइड में, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, एल्कली मेटल्स का ग्रुप और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप, और यहाँ पे बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हेलोजेंस, ये जो सारे ग्रुप हैं एस और पी ब्लॉक के, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक के, जो यहाँ पे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं, और लेफ्ट साइड में है।
और 5 ग्रुप्स आते हैं जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक हैं, 18 को छोड़ के। 18 भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आते हैं, लेकिन अब हम उनको हमने अलग ग्रुप में रख दिया हुआ है नोबल गैसेस में। तो इसमें 13 से लेकर 17 तक आएंगे जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाए जाते हैं। और ये लेफ्ट साइड में 2 ग्रुप और राइट साइड में 5 ग्रुप जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ये बीच में एस और पी ब्लॉक के बीच में जो ये ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप 13, दे इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम 3 to 12। यहाँ पे 3 आएगा, ये इंक्लूड करते हैं एलिमेंट्स ग्रुप 3 to 12 लाइंग इन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये इंक्लूड करते हैं ग्रुप 3 to ग्रुप 12, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में जो है वो लाई करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं जो डायरेक्ट एस से पी ब्लॉक में आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ये नीचे हम अलग हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 2 ग्रुप्स जो हैं, 2 सीरीज हमने बनाई हुए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है एफ ब्लॉक में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांजिशन को विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। सो पीरियोडिक टेबल में ये आ गए हमारे पास, ये और ये 2 ग्रुप और ये 5 ग्रुप आ गए, कौन से वाले, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये आ गई हमारे पास ग्रुप 18 जो अलग है, नोबल गैसेस। ये बीच में आ गए यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये 2 जो ग्रुप हैं, सीरीज हैं, वो आगे इनर ट्रांजिशन। सो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक्स के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करा हुआ है। अब उन 4 टाइप्स के बाद भी एलिमेंट्स को हमने 2 जर्नल टाइप्स में क्लासीफाई करा हुआ है, क्लासिफिकेशन एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस क्लासिफिकेशन के बाद भी हमने एलिमेंट्स को 2 जर्नल टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इन एडिशन टू क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, द एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज। जब हमने एलिमेंट्स को उनके डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में, तो एलिमेंट्स को अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। Metals comprises more than 78% of the all known elements and appear on the left hand side of the periodic table. पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही हैं, और 78% जितने जो मेटल्स 100% में से 78% जो हैं नॉन एलिमेंट्स में से क्या हैं, वो मेटल्स हैं, और ये हमें पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर में। और क्या होती हैं ये मेटल्स जो सारी क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। बट एक एक्सेप्शन है, मरकरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी सारी मेटल्स में से सिर्फ एक मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाई जाएंगी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। जैसे हमने एग्जांपल देते हैं, आयरन एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 से अबोव है, मतलब इसको 1500 डिग्री सेल्सियस से अबोव टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तभी आयरन की जो सॉलिड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, मोल्टन फॉर्म में, या बोल सकते हैं वो अपनी लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है मेटल्स का।
Gallium and cesium also have low melting points, 303 Kelvin and 302 Kelvin respectively. They are good conductor of heat and electricity. अब इसमें से मेटल्स में से दो मेटल्स और हैं, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो है हमारे पास दो मेटल्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और इवन कि इतना कम होता है कि हम इसको अगर अपने हाथ में रखेंगे तो ये हमारी बॉडी की हीट से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। और मेटल्स जो होते हैं सारी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। तभी जैसे कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अब मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मालेबल। मालेबल का मतलब ये होता है कि जब हम इसको हैमर के साथ बीट करेंगे किसी भी मेटल को तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट मर्करी क्योंकि वो लिक्विड है। तो जितने भी जो सॉलिड मेटल्स हैं वो मालेबल हैं, जब हम उनको बीट करेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम की जो हम थिन शीट्स जो हैं वो एज ए एल्यूमिनियम फॉइल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, पैकिंग मटीरियल में, फूड पैकिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये इसका मतलब ये है कि मेटल्स जो होती हैं वो मालेबल होती हैं, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है कि मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं। अब डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वायर्स बना सकते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम और कॉपर ले लो आप एग्जांपल, वो मेटल्स हैं, उनको हम वायर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बना सकते हैं उनकी। और जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी एक मेटल है, तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड ही है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर जो है वो बना सकते हैं, इतने डक्टाइल होती है गोल्ड मेटल। उसके बाद मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव ब्राइट लस्टर। और मेटल्स के ऊपर एक अलग सी चमक होती है, उनका सरफेस जो है वो होता है शाइनी सरफेस होता है। ये तो होगी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और कैटेगरी है नॉन मेटल्स की जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट राइट साइड में पाई जाएंगी, राइट हैंड साइड में। दे आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बोरान एंड कार्बन आर एक्सेप्शंस। नॉन मेटल जो है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में पाई जाएंगी, और ये यूजुअली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं और गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर में, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सी बोरान और कार्बन को छोड़ के, कार्बन में भी जो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और ये यूजुअली सॉलिड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं और कुछ लिक्विड भी होती हैं। दे द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज़ ब्रोमीन। और जो ओनली लिक्विड नॉन मेटल है वो ब्रोमीन है। मोस्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ना तो ये मालेबल होती हैं ना तो ये डक्टाइल होती हैं, हम इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इनको वाइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि जब हम इसको बीट करेंगे किसी भी चीज़ के साथ तो वो टूट जाएंगी, ये प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नाइदर मालेबल नॉट डक्टाइल बट दे आर ब्रिटल। फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती हैं, ना ही वो पूरे मेटल्स होते हैं ना ही वो पूरे नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में हमें जिगजैग लाइन एक दिखाई देगी मेटलॉइड्स की, और वो कौन से मेटलॉइड्स हैं, बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ट्रिलियम। ये सारी जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है। अब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये जो एक हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ये जो रेड कलर के जितने भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या है, मेटल्स हैं। रेड कलर के जितने भी हैं ये जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से लेकर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, मेटल्स हैं। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। फिर ये जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ये सारी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं राइट साइड में।
और ये बीच में जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, डायगनली लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं। ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, और बीच में क्या आ गए, मेटलॉइड्स। अब हमने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरऑल पूरा पढ़ लिया है। कैसे एलिमेंट्स को उसने क्लासीफाई करा, किस बेसिस पे क्लासीफाई करा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर विच इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई करा है, वो किस बेसिस पे क्लासीफाई करा है, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो एटॉमिक नंबर एक मोर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज करा है। नेक्स्ट है, सिंस दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन द एटॉमिक मास, द पोजीशन ऑफ प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन प्लेस इज फुली जस्टिफाइड। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसमें एक लिमिटेशन थी कि उसने एटॉमिक मासिस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करा था, और एटॉमिक मासिस जब नहीं अरेंज हो रहे थे तो उसने एलिमेंट्स को उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एक एक अलग सेम ग्रुप में रख दिया था। लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस थी, वो ये लिमिटेशंस थी कि उसने आइसोटोप्स की पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम सेम एलिमेंट के ही होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, बट उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। अब अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेसिस पे दी थी, तो उसने तभी अगर एटॉमिक मास अलग अलग है तो उनको हमें अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसने आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करा था। बट वो एक्सप्लेनेशन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दी है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को हमने उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करा है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर आइसोटोप्स का एटॉमिक सभी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो इसलिए उनकी हम एक पोजीशन में एक ही जगह पे उनको हम रख सकते हैं, तो उनकी पोजीशन जो है फुल्ली जस्टिफाइड होगी। नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज गवर्न बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे होगी, जिनकी वजह से हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है पता चल जाएंगी। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये ईजी टू रिमेंबर है और रिप्रोड्यूस करने में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे अरेंज करा है। तो सिमिलर ग्रुप्स बना दिए हैं, एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी तो उनको हम एक ग्रुप में लेकर आएंगे, तो इसलिए एलिमेंट्स को हमें मेमोराइज करने में, रिमेंबर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट है, द सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स into 4 blocks S, P, D and F block has made the study of the elements more simple। और जो हमने एलिमेंट्स को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासीफाई करा है, S, P, D एंड F ब्लॉक में, जिसकी वजह से उसने एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो सिंपल कर दी हुई है, क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट्स में जो S ऑर्बिटल वाले आएंगे वही आएंगे, और P ब्लॉक में P ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। तो हर एक ब्लॉक में जो इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा है उसके बेसिस पे जो सिस्टमेटिक ग्रुपिंग है एलिमेंट्स की, उसकी वजह से हमने एलिमेंट्स को स्टडी करना क्या हो गया है, सिंपल हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है वो है, द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इज नो जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव की लिमिटेशंस थी कि उसने एटॉमिक मासिस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा था, जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो रही थी, वो एटॉमिक मासिस के बेसिस पे वो फिट नहीं आ रहे थे पीरियोडिक टेबल में। अब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करा है, तो जो एलिमेंट्स की पोजीशन तब प्रॉब्लम आ रही थी, अभी उस प्रॉब्लम को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर वो जस्टिफाइड कर दिया है। और फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन प्रोसीड पोटाशियम बिकॉज ऑर्गन हैज़ एटॉमिक नंबर 18 एंड पोटाशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 19। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन को हमने पोटाशियम से पहले रखा हुआ है, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासिस पे अरेंज करेंगे तो ऐसे क्लासिफिकेशन आएगी। बट ये पहले प्रॉब्लम आ गई थी मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में, जिसमें एटॉमिक मासिस के बेसिस पे उसने क्लासीफाई किया था। तो एटॉमिक मास ऑर्गन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, बट फिर भी उसने ऑर्गन को
पहले रखा था और पोटाशियम को बाद में रखा था, बट वो उनकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं कर पाया था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इनकी पोजीशन जस्टिफाइड कर दी है कि जो आर्गॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर कम होता है, तो इसलिए हमने उसको पहले रखा हुआ है, और पोटाशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको हमने बाद में रखा हुआ है। ये है आर्गॉन, और ये आ जाएगा क्या, पोटाशियम। वो एक सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड में है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है, जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं उनको निकाल के इसने दो अलग ग्रुप्स में अलग सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रख दिया हुआ है। तो ये थे इसके क्या एडवांटेजेस। अब इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बाद भी हम जिस पीरियोडिक टेबल को अभी मानते भी हैं उसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। तो नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑल्दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हमें एलिमेंट्स को सिस्टमाइज करने का, क्लासिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, हम उसको मानते भी हैं, इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। बट इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। फर्स्ट है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सेटल नहीं हुई है, जस्टिफाइड नहीं हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन मेटल के साथ भी मिलती है और नॉन मेटल के साथ भी मिलती है। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो एल्कली मेटल्स के साथ भी मिलती है और हैलोजेंस के साथ भी मिलती है, जो ग्रुप 17 में है, ये क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप। लेकिन इसको इसको उन्होंने एल्कली मेटल्स के साथ इधर टॉप में प्लेस करा हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्लियरली जस्टिफाइड नहीं है कि क्यों इसको एल्कली मेटल्स के साथ रखा हुआ है, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ भी मिलती है और हेलोजेंस के साथ भी मिलती है। फिर नेक्स्ट है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैव नॉट बीन अकोमोडेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब मेन बॉडी जो पीरियोडिक टेबल की है उसमें इन लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को जो है वो अरेंज नहीं करा हुआ है, तो ये जो है वहाँ से निकाल के इनको अलग रख दिया हुआ ग्रुप में। तो इनको मॉडर्न पीरियोडिक ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें इनको एकोमोडेट नहीं किया हुआ है, तो ये इसके क्या हैं, डिफेक्ट्स हैं। तो आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा ख़त्म कर दिया हुआ है, एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं।